एक निमुआ नाम का गांव था। उस गांव में जो सरपंच था किशनलाल, उस सरपंच की एक बेटी थी रानी। रानी की माँ का निधन कई साल पहले ही हो गया था। कभी भी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। पिताजी, क्या मैं अपनी सहेली से मिलने जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। अच्छा पिताजी, तो मैं अभी जाती हूँ। आने में देर हो जाएगी मुझे, आप चिंता मत करना। किशनलाल को ये नहीं पता था कि उसकी रानी बेटी सहेली से मिलने नहीं, बल्कि गांव के लड़के राजा से चुपके मिलने जाती थी। राजा और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर राजा बहुत गरीब था और नीची जाति का था, तो कोई भी गांव वाला उसे पसंद नहीं करता था। राजा और रानी जंगल में मिला करते थे। रानी, तुम मुझसे रोज रोज मिलने मत आया करो, कहीं किसी ने देख लिया तो कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। राजा, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। रानी, तुम सही बोल रही हो, मैं भी तुम्हें देखे बिना एक भी दिन नहीं रह सकता। राजा और रानी नदी के पास बने एक पेड़ के नीचे बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी रानी की नजर ऊपर पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर एक भूत सो रहा था। राजा, लगता है ऊपर पेड़ पर कोई है, शायद भूत है। रानी, ऊपर पेड़ पर कोई नहीं है, तुम्हारा बस वहम है। नहीं राजा, सच में ये मेरा कोई वहम नहीं है। रानी, अब काफी देर हो गई है तुम्हें, हमें अब घर चलना चाहिए। कल फिर हम यहीं इसी जगह मिलेंगे। राजा बात को टाल देता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पर रानी के दिमाग में अभी भी यही घूम रहा था कि उसका कोई वहम नहीं था, सच में भूत था पेड़ पर। तभी किशनलाल वहाँ आ जाता है। रानी को परेशान देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ रानी, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? वो पिताजी, जंगल में मैंने भूत को देखा। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि उस आवारा राजा से मत मिल, फिर भी तू उससे चुपके जंगल में मिलने जाती है। पिताजी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। चुप कर लड़की, नाक कटाएगी क्या मेरी? इस गांव में मेरी कितनी इज्जत है, तुझे पता नहीं है क्या? रानी पर उसके पिताजी की डांट का कोई असर नहीं होता। वो रोज की तरह फिर से राजा से मिलने वहीं जाती है। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। पेड़ पर बैठा भूत उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। रानी, आज मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी जाना है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया आते तो पिताजी को पता चल जाएगा कि आज भी मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फिर राजा वहाँ से चला जाता है, पर रानी के मन से भूत वाली बात अभी भी नहीं गई थी। वो जैसे ही ऊपर पेड़ पर देखती है, वैसे ही पेड़ का भूत रानी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भूत! तुमने सही पहचाना, मैं एक भूत हूँ। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? मैं रोज इस पेड़ पर बैठकर तुम्हारी और उस लड़के की बातें सुनता था। तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम एक भूत हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो राजा से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, तुझ गंदे से भूत से नहीं। ए लड़की, तू बहुत जिद्दी है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तेरे राजा को खा जाऊंगा। ठीक है, खा जाओ, उसे भी और मुझे भी। अगर मेरे राजा को कुछ भी हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। ठीक है लड़की, तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं उससे भी तेरी शादी नहीं होने दूंगा। तभी भूत अपने जादू से रानी को एक चिड़िया बना देता है और उसे अपनी शक्तियों से बांध देता है, जिससे कि वो चिड़िया ज्यादा दूर तक ना जा पाए, उसी पेड़ पर रहे, उसी के सामने और कहीं ना जाए। रानी चिड़िया बनकर सिर्फ चींची कर पा रही थी और उसकी भाषा सिर्फ भूत ही समझ सकता था। वहाँ रानी घर नहीं पहुँची तो किशनलाल बहुत परेशान हो गया। अब किशनलाल पूरे गांव में सबसे पूछता फिर रहा था, अरे भाई, क्या तुमने रानी को देखा है क्या? नहीं तो सरपंच जी। फिर वो उसकी सहेली के घर जाता है उसके बारे में पूछने। क्या हुआ सरपंच जी? कमला बेटी, रानी आई थी क्या यहाँ? सरपंच जी, वो तो मुझसे कई दिनों से मिली भी नहीं। अब तो ये सुनकर किशनलाल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहाँ राजा जंगल में नदी पर रानी से मिलने जाता है, पर उसे रानी नहीं दिखती।
हो सकता है रानी को कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसीलिए नहीं आ पाई। राजा अगले दिन फिर से वहीं जाता है, पर रानी फिर भी नहीं आती। ऐसे कई दिन बीत गए, पर रानी उसे नदी पर नहीं दिखी। तभी चिड़िया बनी रानी राजा के कंधे पर आकर बैठ जाती है और जोर जोर से चींची चींची चिल्लाती है। अरे चिड़िया रानी, तुझे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रही हो? जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ वैसे ही। रानी बनी चिड़िया राजा को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो चिड़िया ही रानी है, जिसे भूत ने चिड़िया बना दिया है। पर राजा की समझ में कुछ नहीं आता और वो उस चिड़िया को भगा देता है। हाँ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। चिड़िया फिर उसके आगे पीछे चींची करके उसे बहुत बताने की कोशिश करती है। राजा को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं जिससे राजा को पता चले कि मैं ही उसकी रानी हूँ। ये भूत अभी सोया हुआ है, इसके उठने से पहले मुझे कुछ। चिड़िया के दिमाग में एक उपाय सूझता है। वो अपनी चोंच से जमीन पर लिखना शुरू करती है कि मैं चिड़िया ही उसकी रानी हूँ। राजा जब उस चिड़िया को लिखता हुआ देखता है तो उसे यकीन हो जाता है चिड़िया पर। रानी, ये तुम्हें क्या हो गया? चिड़िया तो बस चींची ची के अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो पेड़ पर उड़कर जाती है और इशारों से उस भूत के वहां होने का इशारा करती है। राजा को सब समझ आ जाता है कि उसी का किया धरा है ये सब। राजा को एक उपाय सूझता है, उसे फिर से उसी रूप में लाने का। वो चिड़िया को चुपचाप बोलता है, रानी, तुम्हें एक काम करना है। उस भूत को अपनी बातों में उलझाओ और बातों बातों में उससे पूछ लेना कि वो भूत कैसे बना। उसे मरना पड़ेगा, तभी तुम पहले जैसी हो पाओगी। तभी पेड़ पर आहट होती है और भूत जाग जाता है। राजा जल्दी से वहां से चला जाता है और सरपंच जी को ये बात बताने गांव जाता है। ओ भूत, तूने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे चिड़िया बना दिया? इससे तो तू मुझे मार ही देता। अरे, ऐसे कैसे तुझे मार दूं? पहली ही नजर में मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आने वाली अमावस्या को तुझे मेरी होना ही पड़ेगा। उस दिन मैं रात को इस नदी में डुबकी लगाऊंगा। नदी में डुबकी लगाने के बाद मेरी शक्तियां दुगनी हो जाएंगी। तब तुझे मेरा होना ही पड़ेगा। छोड़ दे मुझे ओ दुष्ट, मैं मर जाऊंगी पर तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी। और हाँ, मेरा राजा मुझसे सच्चा प्यार करता है। देखना, वो मुझे तेरे चंगुल से एक दिन छुड़ा ले जाएगा। तू शायद ये भूल गई कि मैं एक भूत हूँ और वो एक साधारण सा मानव है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। बोलो जल्दी, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले तो तुम मुझे बोलने वाली चिड़िया बना दो और इस पेड़ से आजाद कर दो, ताकि मैं थोड़ा दूर तक उड़ सकूं। चींची चींची करके मेरा गला दुख गया है और इस पेड़ पर बैठे बैठे मेरे पंख अकड़ गए हैं। वहाँ पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रानी गायब है। सभी लोग बस रानी की ही चर्चा करते रहते। अरे भाई, जब से रानी गायब हुई है तब से सरपंच जी की क्या हालत हो गई है। हाँ भाई, एक बेटी ही थी उनका सहारा, वो भी कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है कहीं कोई जंगली जानवर ना खा गया हो उसे। हम सबको सरपंच जी के घर चलना चाहिए। हम लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। आखिर रानी इस पूरे गांव की बेटी थी। सभी गांव वाले सरपंच जी के घर जाते हैं। प्रणाम सरपंच जी, तुम सब इतनी भीड़ लगा कर क्यों आए हो? सरपंच जी, रानी आपकी ही नहीं, पूरे गांव की भी बेटी है। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं। आप चिंता ना करें, हम सब गांव वाले दिन रात एक करके रानी बिटिया को ढूंढ लेंगे। हाँ सरपंच जी, कुछ बताइए कि रानी आखिरी बार कहाँ गई थी? तभी किशनलाल को याद आता है कि उसने सारी जगह पता कर लिया जहाँ जहाँ वो जाती थी, पर एक जगह अभी बाकी थी। भाइयों, मैंने सभी जगह पता कर लिया, पर एक अभी बाकी है। राजा। राजा? हाँ, राजा, जिससे वो चुपके मिलने जाती थी। राजा गांव में सरपंच जी को सब बताने जाता है। तो यहाँ मारो इसे,
इसी ने मेरी बेटी को छुपाया है। सभी गांव वाले जैसे ही राजा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही चिड़िया राजा के हाथ में उड़कर आ जाती है। रुको रुको, राजा ने कुछ नहीं किया। अरे ये कौन बोला? मैं हूँ रानी। रानी तुम चिड़िया, ये कैसे हुआ मेरी बच्ची, कैसे हुआ? चिड़िया किशनलाल के हाथों पर आ जाती है और सारी बात सभी को बताती है कि उस भूत ने उसे चिड़िया बनाया। मैंने सब पता कर लिया उस भूत के बारे में। उस नदी में कुछ ऐसा है जिसमें उसकी सारी शक्ति है, बस हमें उसे नष्ट करना है। ये काम मैं करूँगा। इसमें बहुत खतरा है और अमावस्या तो आज है, ये काम हमें रात होने से पहले करना पड़ेगा। सभी गांव वाले उस जंगल में जाते हैं चुपके से और सभी वहां छुप जाते हैं। राजा नदी में कूदता है। उसे बहुत ढूंढने पर एक बंद कलश मिलता है जिसके मुंह पर लाल कपड़ा बंधा था। राजा उसे लेकर नदी से बाहर आ जाता है। भूत उस कलश को देखकर बहुत गुस्सा होता है। ए लड़के, ये कलश मुझे दे दे, ये कलश मुझे दे दे। ये कलश तुझे देने से पहले मैं उसे खोलकर नदी में बहा देता हूँ। कलश खुलते ही भूत गायब हो जाता है। रानी फिर से पहले की तरह अपने रूप में वापस आ जाती है। सरपंच राजा से बहुत खुश होता है और रानी की शादी राजा से कर देता है। एक गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहता था। उसके घर में उसके साथ उसकी माँ, उसकी पत्नी रीना और बेटा राहुल थे। मनोज की माँ को रीना बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो एक गरीब घर से आई थी। मनोज की माँ तो शीला नाम की एक लड़की से मनोज की शादी करवाना चाहती थी क्योंकि वो बहुत अमीर थी। एक दिन मनोज की माँ रीना के पास जाती है और उसे बोलती है, मैं तो अपनी बहू से बहुत दुखी हूँ, वो मेरे मन को बिल्कुल नहीं भाती, तो क्यों मनोज की शादी मुझसे नहीं करवाई? कैसे करवाती? तुझे तो सब पता है कि उसने अपनी पसंद से शादी जो की है, तो उसको कैसे भी करके मार डालो। उसके मरने के बाद उस घर में मैं आ जाऊंगी और मैं खूब सारा दहेज भी लाऊंगी। इतना सुनते ही मनोज की माँ की तो आंखें चमक जाती हैं। एक दिन जब रीना घर में अकेली होती है तो शीला और मनोज की माँ रीना को पकड़कर उसका मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद वो उसी के लंबे बालों से उसका गला दबाकर उसे मार डालते हैं। मारने के बाद वो आंगन के कुएं में उसे फेंक देते हैं। उसके बाद मनोज की माँ चारों तरफ हल्ला मचा देती है कि उसकी बहू पानी भरते टाइम कुएं में गिर गई। मनोज और राहुल को इस बात का बड़ा सदमा लगता है। माँ के मरने के गम में राहुल बिल्कुल चुप रहने लगता है और हर वक्त अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। राहुल बेटा, राहुल चल खाना खा ले, ऐसे कब तक चुपचाप रहेगा? मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ के हाथों का ही खाना खाना है। चिंता मत कर बेटे, तुझे तेरी माँ का प्यार जरूर मिलेगा। थोड़े दिन बाद मनोज की माँ मौका देखते ही मनोज की शादी शीला से करवा देती है और फिर कुछ दिनों के लिए मनोज के चाचा चाची के पास रहने चली जाती है। शीला राहुल को मनोज के सामने खूब प्यार करती थी पर पीछे से उसे हमेशा डांटती थी। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को कुछ दे दो। शीला, जल्दी राहुल को पोहा बनाकर दे दो, उसे भूख लग रही है, पोहा इसे बहुत पसंद है। शीला रसोई में पोहा बनाने लगती है पर उसे राहुल के ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि शीला उसी वक्त सोने जा रही होती है। अच्छा भला सोने जा रही थी और इस मनहूस ने मुझे रसोई में लगा दिया, इसे तो मैं बाद में बताऊंगी। शीला पोहा बनाकर राहुल को दे देती है और गुस्से में सोने चली जाती है। अगले दिन जब मनोज कुछ दिन के लिए शहर चला जाता है तब शीला रसोई में जाती है। मिर्च भर भर कर राहुल के लिए पोहा बनाती है। उसके बाद वो पोहा लेकर राहुल के पास जाती है। राहुल मेरे बच्चे, ले बेटा पोहा खा ले, तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ माँ। पोहा मुंह में जाते ही राहुल का मुंह आग की तरह जलने लगता है। पानी पानी, माँ मुझे पानी दे दो, इसमें तो बहुत मिर्च है। अब आया ना मजा? कल तूने मेरी नींद खराब कर दी इस पोहे के चक्कर में, अब तू पोहा खाना भूल ही जाएगा। माँ, मैं कभी आपसे पोहा नहीं मांगूंगा। माँ, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, पर बस आप मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा। माँ मुझे जल्दी पानी दे दो, पानी दे दो, पानी। मैं क्यों दूं पानी? जाकर खुद ले ले। राहुल जाकर पानी लेने लगता है पर शीला मटके में हाथ मारकर सारा पानी ही लुढ़का देती है। वो इधर उधर पूरे घर में पानी ढूंढता है पर शीला उसे कहीं पानी पीने नहीं देती और सब जगह का पानी लुढ़का देती है।
बेचारा राहुल जल्दी से बाहर के आंगन में से कुएं से पानी भरने के लिए भागता है तो शीला कुएं की रस्सी ही काट देती है। तेरी ऐसी हालत देखकर मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। अब यहाँ पड़ा पड़ा ऐसे ही तड़पता रहे, मैं तो चली आराम करने। शीला तो वहाँ से चली जाती है और राहुल जमीन में इधर उधर लौटने लगता है। राहुल की आंखें और मुंह मिर्च से लाल हो चुकी होती हैं और उसका गला धीरे धीरे सूखने लगता है। राहुल वहीं पड़ा पड़ा बेहोशी की हालत में आ जाता है कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। उसके इतने लंबे लंबे बाल होते हैं कि वो सांप की तरह हवा में यहाँ से वहाँ लहराने लगते हैं। चुड़ैल राहुल की तरफ देखती है तो वो बेहोशी में भी पानी पानी बोल रहा होता है। चुड़ैल अपने बालों को एक इशारा करती है कि तभी उसके बाल उड़ते हुए बाल्टी की तरफ जाते हैं और बाल्टी को बांध देते हैं। उसके बाद वो बाल्टी को कुएं में डालती है और पानी भरकर बाहर निकाल लेती है। चुड़ैल अपने हाथों से राहुल को पानी पिलाती है जिससे राहुल को होश आ जाता है और जब तक राहुल की आंख खुलती है वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे अभी तो यहाँ कोई औरत थी जिसके लंबे लंबे बाल थे, पर वो औरत कौन थी? मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। राहुल सोचता ही रहता है और वो चुड़ैल अपने लंबे बाल लेकर शीला के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। वो खिड़की से अपने लंबे बाल अंदर डालती है और शीला को अपने बालों में लपेटकर जमीन पर पटकना शुरू कर देती है। शीला को समझ ही नहीं आता कि ये उसके साथ अचानक। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, ये इतने लंबे बाल आखिर किसके हैं? कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। अगर उस बच्चे को तूने अब परेशान करने की कोशिश की तो तुझे पटक पटक कर मार डालूंगी, समझी? और हाँ, मनोज को इस बारे में बताने की सोचियो भी मत, मेरी नजर अब तुझ पर ही है। नहीं नहीं, अब मैं कभी राहुल को परेशान नहीं करूंगी और उसके पापा से भी कुछ नहीं कहूंगी, बस मुझे छोड़ दो। शीला चुड़ैल को छोड़ देती है। चुड़ैल के लंबे बाल हवा में लहराते हुए खिड़की के बाहर निकल जाते हैं और शीला देखती रह जाती है। वो जल्दी से खिड़की की तरफ भागकर देखती है तो उसे बस एक औरत जाती हुई दिखती है। कौन थी ये आखिर? ये कोई आम औरत तो नहीं है, ये जरूर कोई शैतानी औरत है। शीला इतना डर जाती है कि राहुल को उसके बाद कुछ नहीं कहती। कुछ दिन शीला बिल्कुल शांत रहती है, पर एक दिन मनोज की माँ उसके चाचा चाची के घर से वापस आ जाती है। अब आएगा मजा, अब ये राहुल को इतना दुखी करेंगी और मैं मजे से देखूंगी, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शीला, अरे ओ शीला, ये राहुल कहाँ है? वो तो बाहर खेलने गया है, इसे अभी वापस बुला और बोल दादी आई है। शीला राहुल को घर बुला लेती है। दादी आप आ गई? तो क्या तूने क्या सोचा दादी कभी नहीं आएगी? मैं आ गई और अब तेरा बाहर जाना बंद, समझा? चल बैठकर मेरे पैर दबा। राहुल बेचारा पूरी रात बैठकर अपनी दादी के पैर दबाने लगता है। शीला दूर से सब देख रही होती है कि जो वो नहीं कर पा रही वो उसकी सास कर रही है। राहुल बेचारा थक जाता है और उसे नींद भी आने लगती है, पर जैसे ही वो पैर दबाना बंद करता है उसकी दादी उसे एक जोर से थप्पड़ मारकर जगा देती है। राहुल के साथ जब उसकी दादी ऐसा करती है तो चुड़ैल वापस वहाँ आ जाती है। शीला उस चुड़ैल को देखकर थर-थर कांपने लगती है। चुड़ैल अपनी लंबी चोटी घुमाती है और उसे दादी के पैर में लपेट देती है। अरे मर गई, अरे मर गई, अरे मेरे पैर इतनी जोर से क्यों दबा दिए? छोड़ इनको। दादी उठकर देखती है तो उसके पैरों पर लंबे लंबे बाल लिपटे हुए होते हैं और उस दादी का पैर इतनी जोर से दबाते हैं कि उसकी हड्डी चूरा चूरा हो जाती है। अगर दोबारा राहुल से कोई काम करवाया तो जान से मार डालूंगी। चुड़ैल, अरे बाप रे, यहाँ तो चुड़ैल है। चुड़ैल इतना कहकर अपनी लंबी चोटी घुमाते हुए वहाँ से चली जाती है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं। चुड़ैल के जाने के बाद शीला वहाँ आकर सारी बात अपनी सास को बताती है कि उसके साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था, पर किसी का चेहरा नहीं देख पाई थी। तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देख मेरी हड्डी तोड़ दी उस चुड़ैल ने, और वो यहाँ क्यों आई? ये सब छोड़ो और कल हम तांत्रिक के पास चलते हैं, वो ही इसका कुछ कर सकता है। अगले दिन सास बहू एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उनकी बात सुनने के बाद उनको एक उपाय बताता है। कैसे भी करके तुम्हें उस चुड़ैल को अमावस की रात वापस बुलाना होगा और ठीक 12 बजे उसके बाल काटने होंगे। ऐसा करने से वो मर जाएगी, उसकी ताकत उसके बालों में ही है। शीला और उसकी सास बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो अमावस की रात का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही अमावस की रात आती है वो राहुल को मारना पीटना शुरू कर देती हैं ताकि उस चुड़ैल को वहाँ बुला सके।
चुड़ैल तुरंत वहां जाती है और गुस्से में लाल उनके सामने आ खड़ी होती है। मैंने कहा था ना कि राहुल को कुछ मत करना, लगता है तुम्हारी मौत आ गई है। चुड़ैल अपनी चोटी घुमाती है और दोनों को अपने बालों में लपेट लेती है। उसके बाद वो उन्हें तेज तेज हवा में घुमाने लगती है। जल्दी से कैंची निकाल और काट दे इसकी चोटी। हाँ दादी, बस अभी मैं इसका काम खत्म करती हूँ। शीला कैंची निकालती है और उस चुड़ैल की चोटी काटने ही लगती है कि इतने में वहाँ राहुल आ जाता है। माँ, अपनी चोटी बचाओ, ये तुम्हारे बाल काट देंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। और देखो माँ, पापा भी आ गए। चुड़ैल राहुल की तरफ देखती है और फिर मनोज की तरफ देखती है। शीला उस चुड़ैल की चोटी काटने ही जा रही होती है कि वो चुड़ैल दोनों को पटक कर जमीन में फेंक देती है। मेरी चोटी काटने का तुम दोनों ने सोचा भी कैसे? एक बार मेरी जान लेकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? ये चुड़ैल क्या बोले जा रही है? अब बता सच की कैसे हुई थी मेरी मौत, वरना तुम दोनों को अभी के अभी मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ। वो ये शीला है ना, इसके बाप ने मुझे दहेज का लालच दिया था, इसलिए मैंने तुझे मार डाला ताकि मनोज की शादी इससे हो सके। और ये मैंने अकेले नहीं किया, इस शीला ने भी तो इसमें मेरी पूरी मदद की थी। तुम दोनों ने मेरी बीवी को मार डाला और मेरे बच्चे को इतना परेशान किया। अगर राहुल मुझे फोन करके ये सब ना बताता तो मैं सही वक्त पर नहीं पहुंच पाता। हमें माफ कर दो। चुप करो तुम दोनों, मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर। तुम जैसे लोगों की परछाई भी मैं उस पर पड़ने नहीं दूंगा। मनोज राहुल को अपने साथ शहर ले जाता है, पर जब भी राहुल के ऊपर कोई भी मुसीबत आती, उसकी माँ उसे हमेशा बचाने आ जाती।